हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। पिछले वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण को पूरा पढ़ लिया था और जिसमें हमने देखा था कि उसमें कौन कौन सी जो डीएनटीपीज काम आती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं और सभी एंजाइम्स के हमने एक एक करके फंक्शंस भी पढ़ लिए थे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए क्या होता है अनुलेखन और ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अनुलेखन। यानी कि जब डीएनए का एक रज्जुक है उससे जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो किस में बदल जाएगी, आरएनए में। अगर मैं शॉर्टकट में अगर लिखना चाहूँ तो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, अनुलेखन। तो उसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अनुलेखन। यानी कि डीएनए से सूचनाएं किस में चली जाएगी, एमआरएनए में, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, अनुलेखन। अब देखिए अनुलेखन में क्या होता है, अनुलेखन में अगर हम विशेषताएं पढ़ें इसमें क्षार युग्म नियम लागू होता है। यानी कि इसमें भी बेस पेयरिंग होगी, क्षार युग्म बनेंगे। देखिए डीएनए में क्या होता था, डीएनए में होता था ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी। लेकिन अनुलेखन में आरएनए बनेगा और हम पहले ही जानते हैं आरएनए में एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, यूरेसिल। आपको ये सवाल आ जाएगा कि मान लो निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए है, तो ए के साथ में क्या दिखना चाहिए, यूरेसिल। अगर ए के साथ में टी दिख रहा है तो वो डीएनए होगा, आरएनए नहीं। तो इसमें क्या होगा, ए डबल बॉन्ड यू और सी ट्रिपल बॉन्ड जी। यानी कि एडेनिन जुड़ेगा यूरेसिल के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। ठीक है। अब देखिए अब जो अनुलेखन है इसमें नए रज्जु का निर्माण हमेशा किस दिशा से किस ओर होगा, 5' to 3'। इसको आप रट लीजिए, घोट लीजिए। नया डीएनए बनो चाहे नया आरएनए बनो, हमेशा उसकी दिशा क्या होगी, 5' to 3' एंड, यानी कि 5th से 3rd एंड की ओर होगा। ठीक है। फिर अब अनुलेखन में पता है क्या है कि एक ही रज्जुक होता है वो टेम्पलेट के रूप में काम करता है। डीएनए में क्या था कि डीएनए से जो एक डीएनए था उससे दोनों रज्जुक थे वो टेम्पलेट के रूप में काम कर रहे थे और 2 नए डीएनए बन रहे थे। लेकिन आरएनए में क्या होगा, अनुलेखन में केवल एक ही रज्जुक है वो टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है और इसमें डीएनए के केवल कुछ ही भाग का अनुलेखन होता है। प्रतिकृतिकरण पूरे डीएनए का होता था, यानी कि कंप्लीट एक डीएनए से 2 नए डीएनए बनते थे। लेकिन जो अनुलेखन है वो केवल कुछ ही भाग का होगा, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि कुछ सिग्मा कारक आएंगे, रो कारक आएंगे, कौन अनुलेखन को स्टार्ट करेगा, कौन अनुलेखन को बंद करेगा, तो वो सब फैक्टर्स भी अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर हम इसकी विशेषता पढ़े हैं तो देखिए ये एक डीएनए है, इससे जब अनुलेखन होगा तो 2 अलग अलग रज्जुक बने। एक तो होगा टेम्पलेट रज्जुक और दूसरा होगा कोडिंग रज्जुक। ठीक है। एक तो होगा टेम्पलेट रज्जुक और दूसरा होगा कोडिंग रज्जुक। अब जो टेम्पलेट रज्जुक हैं, जो टेम्पलेट रज्जुक जो है वहीं आगे चलकर क्या बनाता है, mRNA। वहीं आगे चलकर क्या बनाता है भाई, mRNA। तो टेम्पलेट रज्जुक ही आगे क्या बनाएगा, mRNA। कोडिंग रज्जुक है वो mRNA नहीं बनाता है। ठीक है। अगर अनुलेखन की बात करें तो अनुलेखन में एक तो ये चीज लिख देंगे कि एडेनिन के साथ में थाइमिन के बजाय कौन जुड़ता है, यूरेसिल। और आरएनए में शुगर कौन सी होती है भाई, राइबोज शर्करा प्रयुक्त होती है। ठीक है। एक तो हो जाएगी राइबोज शर्करा यानी राइबोज शुगर और एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा, यूरेसिल। तो ये सब विशेषताएं किसकी हो गई भाई, अनुलेखन की। अब देखिए अनुलेखन में एक डीएनए से 2 अलग अलग रज्जुक बनेंगे लेकिन दोनों आगे चल के एमआरएनए नहीं बनाएंगे। एमआरएनए केवल कौन बनाएगा, टेम्पलेट रज्जुक। और वह दूसरा रज्जुक जो एमआरएनए नहीं बनाता है उसे क्या नाम देते हैं भाई, कोडिंग रज्जुक। ठीक है। अगर परिभाषा लिखें, ठीक है,
टेम्पलेट और कोडिंग की क्या हो जाएगी कि वह रज्जुक जो आगे आरएनए एमआरएनए नहीं बनाता है, एमआरएनए नहीं बनाता है। आपको इसको पूरी लैंग्वेज लिख देनी है कि डीएनए का वह रज्जुक जो आगे एमआरएनए नहीं बनाता है वह क्या कहलाता है, कोडिंग रज्जुक। और जो एमआरएनए बनाता है, जो एमआरएनए बनाता है उसे टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपका डाउट ये आ रहा होगा कि सर ये दोनों हैं वो टेम्पलेट के रूप में काम क्यों नहीं कर सकते, दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में काम क्यों नहीं कर सकते, तो इसका रीज़न होता है अगर टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे तो दोनों पर पूरक जो आरएनए जुड़ेंगे वो क्या होंगे, अलग अलग। दोनों के जो पूरक आरएनए जुड़ेंगे वो क्या होंगे, अलग अलग, और जिस कारण अलग अलग दो आरएनए बन जाएंगे। दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य नहीं करते हैं क्योंकि दो अलग अलग आरएनए बन जाएंगे, दो अलग अलग आरएनए बन जाएंगे और जिससे राइबोसोम इन पर नहीं जुड़ पाएंगे, जिससे राइबोसोम इन पर नहीं जुड़ पाएंगे, राइबोसोम इन पर नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, और जिससे आगे प्रोटीन निर्माण भी नहीं होगा, और जिससे प्रोटीन निर्माण भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई, प्रोटीन निर्माण भी नहीं होगा। ठीक है, और चलो मान लो कि अगर दोनों डीएनए के रज्जुक है वो अगर टेम्पलेट के रूप में कार्य करे भी तो क्या होगा, दो अलग अलग आरएनए बन जाएंगे और जिससे दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे, दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे। और अगर दो अलग अलग प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, तो वो अपनी बॉडी के लिए सही नहीं है। दो अलग अलग, एक ही डीएनए से दो अलग अलग प्रोटीन बनना संभव नहीं है और वो हार्मफुल या हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए जो है डीएनए के दोनों रज्जुक है वो टेम्पलेट के रूप में कार्य नहीं करते एमआरएनए बनाने के लिए। केवल एक ही एमआरएनए बनाता है, वो कौन सा रज्जुक कहलाता है, टेम्पलेट रज्जुक, और दूसरा क्या कहलाएगा भाई, कोडिंग रज्जुक। ठीक है, तो ये है अपना अनुलेखन। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन के लिए जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका हम जानते हैं कौन कौन सी होती है भाई, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु अथवा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन एक एंजाइम पर निर्भर करता है। ठीक है, अनुलेखन डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। देखिए, जब हमने प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन को पढ़ा था तो वहां पर एंजाइम था डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन अनुलेखन में हमें आरएनए बनाना है तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम हो जाएगा, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अनुलेखन एंजाइम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा भाई, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज पर निर्भर करता है। अब देखिए, अनुलेखन की है वो मुख्य रूप से कितनी इकाई होती है, 3, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। अगर हम बात करें उन्नायक की, तो उन्नायक है वो, उन्नायक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। संरचनात्मक जीन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। और समापक को बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। इंग्लिश का नाम भी याद रखने हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। अब देखो, अब अगर हम एक कोई ले डीएनए को, ठीक है, 5' to 3' और 3' to 5', अब क्या होगा, ये है कोडिंग रज्जुक। ये कौन सा रज्जुक है भाई, कोडिंग रज्जुक। और ये कौन सा है भाई, टेम्पलेट रज्जुक, टेम्पलेट रज्जुक। अब क्या होता है, स्टार्टिंग में कौन मिलता है अपने को, उन्नायक। कौन मिलता है अपने को,
उन्नायक, और बीच में क्या मिलता है भाई, संरचनात्मक जीन। बीच में क्या मिलता है, संरचनात्मक जीन। और एंड में अपने को कौन मिल जाएगा, समापक। कौन मिल जाएगा अपने को, समापक। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या चीज़ कि ये ऐसे उलट पुलट भी हो सकते हैं क्या, या ऐसे ही होंगे। तो उन्नायक और समापक इनकी स्थिति निर्भर करती हैं कोडिंग रज्जुक पर। किस पर निर्भर करती हैं, कोडिंग रज्जुक पर। अगर आपने कोडिंग रज्जुक अगर इसको बनाया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो कोडिंग रज्जुक के 5' एंड पर हमेशा कौन मिलेगा, उन्नायक। कोडिंग के 5' एंड पर हमेशा कौन मिलता है, उन्नायक। और कोडिंग रज्जुक के 3' एंड पर हमेशा कौन मिलता है, समापक। तो अगर हम इसको अगर हम कोडिंग रज्जुक बोलते तो यहाँ पर कौन होता, उन्नायक, और यहाँ कौन होता, समापक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और संरचनात्मक जीन है वो हमेशा कहाँ होगा, दोनों के बीच में। तो अनुलेखन की मुख्य रूप से 3 इकाई है, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। तो एक हमने डीएनए बनाया और उस पर हमने क्या बना लिए, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। और इनकी स्थिति निर्भर करती है कोडिंग रज्जुक के 5' एंड और 3' एंड पर। तो 5' एंड की ओर हमेशा कौन होगा, उन्नायक, और 3' एंड पर कौन होगा, समापक। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये उन्नायक है क्या, तो उन्नायक डीएनए का एक अनुक्रम है, डीएनए का एक सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए अनुक्रम है, और जो अनुलेखन को स्टार्ट कराता है। क्या कराता है भाई, अनुलेखन को शुरू करवाता है। अनुलेखन को क्या करवाएगा, स्टार्ट या शुरू, और समापक क्या करवाएगा, खत्म। और दोनों की स्थिति वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अनुलेखन की क्रियाविधि कि अनुलेखन किस प्रकार से होगा। तो अनुलेखन के 3 चरण होते हैं, कौन कौन से, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। प्रारंभन को बोलते हैं इनिशिएशन, क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। दीर्घीकरण को बोलते हैं एलोंगेशन, क्या बोलते हैं, एलोंगेशन। और समापन को टर्मिनेशन। समापन को क्या बोल देंगे, टर्मिनेशन। अब देखिए क्या होगा कि सबसे पहले बड़ा बनाता है इसको थोड़ा सा, 3' 5'। हाँ, अब क्या होगा, अब ये जो डीएनए है इस पर सबसे पहले कौन आएगा, तो प्रारंभन में अगर हम लिखें तो इस चरण में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो अनुलेखन का मुख्य एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अस्थायी रूप से डीएनए से जुड़ जाता है, डीएनए से जुड़ जाता है, ठीक है। तो अब जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और वो अस्थायी रूप से डीएनए से जुड़ जाएगा। ये है अपना जो आरएनए पॉलीमरेज, तो ये आके क्या हुआ, डीएनए से जुड़ गया। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आके कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर सिग्मा कारक, जहाँ पर कौन उपस्थित होगा, सिग्मा कारक। मान लो यहाँ पर है वो सिग्मा कारक उपस्थित था, तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर जुड़ेगा। अगर सिग्मा कारक यहाँ पर होता तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर जुड़ता। तो यह सिग्मा कारक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। आरएनए पॉलीमरेज का जुड़ना किस पर निर्भर करता है भाई, सिग्मा कारक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज आकर कहाँ पर जुड़ेगा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आया तो वो डीएनए में क्या ढूंढेगा, सिग्मा कारक। मान लो कि उसको सिग्मा कारक यहाँ मिला, यहाँ जुड़ गया, यहाँ मिला, यहाँ जुड़ गया, यहाँ मिला, यहाँ जुड़ गया, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज आते ही क्या ढूंढेगा, सिग्मा कारक, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रारंभन कारक। सिग्मा कारक को और किस नाम से जानते हैं, प्रारंभन कारक। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज आते ही किसको ढूंढेगा, सिग्मा कारक को, ठीक है। तो ये कौन सा कारक है भाई, सिग्मा कारक। अब अगर इन केस ऐसा हो कि सिग्मा कारक एब्सेंट हो, पूरे डीएनए में ही सिग्मा कारक हो ही ना, तो जब सिग्मा कारक ही नहीं होगा तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज है वो कहीं पे भी जुड़ जाएगा। वो यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, यानी कि वो अपनी मन मर्जी से
कहीं पर भी जुड़ जाएगा। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। अब दूसरे चरण में क्या होगा, जो सिग्मा कारक है अब वो हट जाएगा और आगे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे से आगे बढ़ेगा और ट्राइफॉस्फेट को यूज करके, मैं लिख देता हूं इसको, सिग्मा कारक डीएनए से हट जाएगा, हट जाता है और जो आरएनए पॉलीमरेज हैं, आरएनए पॉलीमरेज जो हैं वो ट्राइफॉस्फेट यानी कि एनर्जी, ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार सबस्ट्रेट के रूप में यूज करके क्रियाधार के रूप में उपयोग करता है तथा आरएनए का संश्लेषण करता है। क्या बनाता है भाई? आरएनए का संश्लेषण करता है। तो क्या होगा सेकंड चरण में? अब नेक्स्ट क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज है वो सबसे पहले यहाँ पर था, अब आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी कि इस डीएनए का क्या करेगा? दीर्घीकरण। और वो किसको यूज करेगा? ट्राइफॉस्फेट को। और क्या बना देगा? आरएनए बना देगा। और यह जो एंजाइम है फिर वो आगे इस चरण में डीएनए कुंडली को आगे से आगे खोलने का कार्य भी करता है। और इसमें नए आरएनए का जो निर्माण होगा वो भी किस दिशा में होगा? 5' to 3'। ये अपने को याद रख लेना है कि नए आरएनए का जो निर्माण होगा वो भी किस दिशा से किस दिशा की ओर होगा? 5' to 3' की ओर। ठीक है, किस चरण में? दीर्घीकरण में। और इस चरण में होता क्या है भाई? आरएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए कुंडली खुलती है और उसका आगे से आगे दीर्घीकरण होता रहता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज आगे से आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब लास्ट चरण है समापन। समापन में क्या होगा कि डीएनए के अंतिम सिरे पर डीएनए के अंतिम सिरे पर क्या मिलेगा? रो कारक। क्या मिलेगा? रो कारक। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज को रो कारक मिला तो अनुलेखन क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड। यानी कि अनुलेखन का रुकना किस पर निर्भर करता है? रो कारक पर। ठीक है, इसका मतलब है रो कारक, यानी कि इस चरण में डीएनए के अंतिम सिरे पर रो कारक उपस्थित होता है जिस पर आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने से अनुलेखन रुक जाता है। बस। तो ये क्या हुआ? तीनों चरण में, प्रारंभन, दीर्घीकरण और अनुलेखन। तो एंड में यानी कि डीएनए के अंतिम सिरे पर आरएनए पॉलीमरेज को कौन मिला? रो कारक, और जिस कारण अनुलेखन क्या हो गया? रुक गया। ये कौन सा कारक है भाई? सिग्मा कारक। ये कौन सा कारक है? सिग्मा कारक। इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा कारक। तो सिग्मा कारक और रो कारक, इसको बोलते हैं प्रारंभन कारक। ठीक है, और इसको समापन कारक। ठीक है, आई होप आपको ये जो है अनुलेखन की क्रियाविधि समझ में आई होगी। ये इसके सीधे सीधे चरण है, एक बार से फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। प्रारंभन, सबसे पहले इसमें आरएनए पॉलीमरेज आके किसको ढूंढेगा? सिग्मा कारक को। अगर सिग्मा कारक मिला तो यहाँ से स्टार्ट कर देगा, अगर नहीं मिला तो वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। और जो है दूसरा चरण है दीर्घीकरण। इसमें क्या होगा? सिग्मा कारक हट जाएगा और फिर इसमें आके जो है आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में यूज करेगा और आगे क्या बना देगा? आरएनए का संश्लेषण कर देगा आगे से आगे। और इसमें डीएनए का क्या करता है? ये दीर्घीकरण, यानी कि आगे से आगे बढ़ाता है। ओके, और लास्ट में आरएनए पॉलीमरेज किसको ढूंढेगा? रो कारक को। और एंड में हमेशा वो प्रेजेंट होगा और जिस कारण अनुलेखन क्या होगा? रुक जाएगा। अभी देखिए, अभी हमने पिछले में अभी एक लाइन लिखी थी पिछली स्लाइड में कि जो है
संपूर्ण डीएनए का अनुलेखन नहीं होता है। यानी कि ये क्या ढूंढेगा, मान लो कि यहाँ पर अगर सिग्मा कारक था और यहाँ पर रो कारक है, तो अनुलेखन केवल किसका होगा, इतने से भाग का ही होगा, पूरे का नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए है वो संपूर्ण डीएनए का अनुलेखन नहीं होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।